नमस्कार फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है पाताल देवता। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आप एंड तक देखें बिना स्किप किए। सुबह का वक्त है। सचिन चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर पेपर में छपी एक न्यूज़ पे जाकर टिक जाती है। दुर्गाचरण राय अपनी ही पत्नी के खून के इल्जाम में सजा काटकर 15 साल बाद आज रिहा हो रहे हैं। ये खबर पढ़ने के बाद सचिन बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। सचिन को सोच में डूबा हुआ देखकर उसकी पत्नी निशा कहती है, क्या हुआ? ऐसा क्या छप गया पेपर में जिसे पढ़कर तुम इतने सोच में पड़ गए? गहरी सोच में डूबा हुआ सचिन निशा की आवाज सुनकर चौंकते हुए कहता है, ताऊ जी आज जेल से रिहा हो गए। निशा हैरान होकर सचिन से पूछती है, ये तुम्हारे बड़े ताऊ जी है ना, जिनके बारे में पिताजी बताया करते थे? क्या सच में इन्होंने अपने पत्नी को जान से मार डाला था? सचिन कहता है, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन वो तंत्र साधना किया करते थे। पिताजी बताया करते थे, ताऊजी तंत्र साधना, तंत्र विद्या सीखने के दौरान महीनों आसाम के कामाख्या मंदिर में रहा करते थे। वहां के अघोरी साधुओं से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं बचपन में ही उनसे मिला था, वो भी गांव में। फिर पिताजी हम सबको शहर ले आए। हम सब शहर आए थे तब तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि ताऊजी घर में रहते ही नहीं थे। उनका बसेरा तो बस किसी मंदिर में या शमशान के अघोरिये के साथ होता था। इसीलिए दादाजी ने ताऊजी की शादी नहीं करवाई। सुना है जब ताऊजी घर पर ही रहने लगे, फिर दादाजी ने पास के गांव की एक गरीब किसान की बेटी से यह सोचकर शादी करवाई कि ताऊजी का घर बस जाए। ताऊजी की शादी की कुछ ही महीनों बाद दादाजी चल बसे। फिर अचानक एक दिन पिताजी के पास एक चिट्ठी आई कि ताऊजी की सरकटी लाश उनके घर के पास वाली तालाब से मिली। घर पे ताऊजी के अलावा कोई और नहीं था, इसीलिए सारा शक ताऊजी के ऊपर ही गई और पुलिस के लाख ढूंढने पर भी ताऊजी का सर कहीं नहीं मिला। शक के बिना पर ही ताऊजी को जेल ले गए। ताऊजी ने भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, तो अदालत ने उनको गुनहगार मानते हुए 15 साल की सजा सुना दी और ताऊजी जेल चले गए। तब पिताजी अकेले ही ताऊजी से मिलने गए थे। आकर मुझे कुछ पता चलने नहीं दिया, सारी बातें बस माँ को ही बताया। मुझे सारी बातों का पता तब चला जब मैं बड़ा हुआ। निशा सचिन की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। फिर निशा न जाने क्या सोचकर सचिन से कहती है, सचिन, हमें ताऊजी से मिलने गांव जाना चाहिए। वैसे भी माँ और पिताजी को गुजरे काफी समय हो चुकी है। ले देकर ताऊजी के अपने हम ही तो हैं, और मुझे भी अपने किसी बड़े का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तुम्हें तो पता ही है हमें बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद की कितनी जरूरत है। इतना कहते ही निशा उदास हो जाती है। सचिन देखता है कि निशा की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। सचिन को पता है निशा बाहर से कितनी भी खुश दिखने की कोशिश करे, लेकिन मां न बन पाने की दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। शादी के 5 साल बाद भी निशा मां नहीं बन पाई थी। इसी बात के लिए न जाने कितने ताने सहने पड़े थे। निशा ने सारे मंदिर, दरगाह, हर जगह माथा टेका, मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी मुराद
पूरी नहीं हो रही थी। बस इसीलिए सचिन निशा को किसी बात के लिए मना नहीं करता था। जब निशा ने ताऊजी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा जताई तो सचिन मना नहीं कर पाया। उसने निशा से कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम ताऊजी से मिलने गांव जरूर जाएंगे। मैं आज ही जाकर ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। तुम जाने की तैयारी करो। इतना कहकर सचिन ऑफिस चला जाता है। अगले संडे दोनों अपने कार में कुछ जरूरी सामान पैक करते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। क्योंकि सचिन बचपन में गांव आया था, इसीलिए वो ताऊजी का घर नहीं पहचानता था। एक चौराहे में सचिन को एक पान की दुकान दिखती है। वो अपनी कार रोककर उस पान की दुकान पे बैठा हुआ आदमी से पूछता है, भाई साहब, ये दुर्गाचरण जी का घर कहाँ है? दुर्गाचरण नाम सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है और कुछ सोचने लगता है। क्या हुआ भाई साहब? सचिन उस आदमी के ध्यान को भंग करते हुए, आपने बताया नहीं दुर्गाचरण जी का घर कहाँ है? वो आदमी हकलाते हुए कहता है, वो तालाब वाले दुर्गाचरण जी। सचिन कहता है, जी वही। फिर वो आदमी कहता है, दाहिनी ओर से सीधे जाइए, 10 मिनट बाद एक तालाब दिखेगी। बस उस तालाब के सामने लकड़ी से बना 2 मंजिला पुराना सा घर दिखेगी। वही दुर्गाचरण जी का घर है। लेकिन भाई साहब, शाम हो चुकी है। उस तालाब के पास जरा संभल कर जाइएगा। सुना है बहुत साल पहले वहां किसी की सिरकटी लाश मिली थी और किसी ने वहां एक साया को भी देखा था। यह सुनकर सचिन थोड़ा चौंकता है। फिर थैंक यू भाई साहब, मैं ख्याल रखूंगा कहकर इस रास्ते पर चल देता है। अंधेरा होने को थी। थोड़ी दूरी पर ही वही तालाब दिखती है। तालाब आसपास के पेड़ पौधों की वजह से और भी अंधेरा और भयानक दिख रहा था। सचिन को ताऊजी का घर भी दिख गया। सचिन निशा से कहता है, हम पहुंच गए। फिर सचिन गाड़ी को किनारे पर पार्क करके कार से दोनों उतरकर सीधा घर की ओर चल देते हैं। यहाँ घर के आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना रहे थे। घर के पास पहुंचकर सचिन आवाज लगाता है, ताऊजी, ताऊजी, घर पे कोई है? नीचे के कमरे का दरवाजा खुलता है। बिजली न होने की वजह से काफी अंधेरा था। कमरे के अंदर से एक लंबा सा 60-65 साल का आदमी निकलता है, जिसके चेहरे पे लंबी काली दाढ़ी थी, कंधे तक लंबे बाल और बदन पे लाल कपड़ा लपेटे हुए और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उस आदमी के हाथ में लालटेन थी। लालटेन की धीमी रोशनी में वो आदमी भयानक और रहस्यमय दिख रहा था। सचिन आगे बढ़कर अपना परिचय देते हुए कहता है, ताऊजी, मैं सचिन, पहचाना मुझे आपने? फिर वो आदमी लालटेन की रोशनी सचिन के चेहरे की तरफ लाकर अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, तुम शिबू के बेटे हो ना? दुर्गाचरण अपने छोटे भाई शिवचरण को शिबू कहते थे। ताऊजी की बात सुनकर सचिन की आंखों में चमक आ जाती है। सचिन तुरंत आगे बढ़कर ताऊजी की पाँव छू लेता है और कहता है, कमाल है ताऊजी, आपने मुझे पहचान लिया। जब मैं आपसे पिछली बार मिला था तब मैं मुश्किल से 10 साल का था। सचिन ताऊजी का पाँव छूता देख निशा भी दुपट्टे से सिर पे पल्ला लेते हुए ताऊजी का पाँव छूती है। फिर सचिन निशा का परिचय
ताऊजी से करवाता है। ताऊजी, ये आपकी बहू निशा है। ताऊजी निशा को गौर से देखते हैं। तब निशा को कुछ अजीब सा और डर भी लगता है, तो निशा अपने नजरें झुका लेती है। फिर ताऊजी निशा की ओर देखते हुए कहते हैं, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो। कोई बात है जो तुम्हें खाए जा रही है। तुम अपने अंदर की खालीपन महसूस करती हो, है ना? निशा आश्चर्य होकर ताऊजी की ओर देखने लगती है और फिर कहती है, जी ताऊजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निशा मन ही मन ताऊजी से बहुत प्रभावित होती है। फिर ताऊजी सचिन से कहते हैं, देखो बेटा, इतने दिनों से साफ सफाई ना होने की वजह से सारे कमरे खराब हो चुके हैं। फिर ऊपर का एक कमरा दिखाते हुए कहते हैं, उस कमरे में रह सकते हो, वहां एक खाट भी बिछी है। फिर निशा से कहते हैं, बहू, थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी। फिर निशा जी ताऊजी कहती है। निशा फिर कहती है, ताऊजी, आप खाना हमारे साथ ही खाइएगा। लेकिन दुर्गाचरण कहते हैं, देखो बेटी, मैं साधना, तंत्र, ध्यान में लीन रहता हूँ, जोगी हूँ। खाने पीने का कोई तय समय नहीं है। मैं खुद का खाना खुद ही पकाता हूँ। तुम जो पकाना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, खा लेना। मेरी चिंता तुम मत करो। यह कहकर दुर्गाचरण सचिन और निशा को कमरा दिखाने दूसरे मंजिल के एक बीच के कमरे में ले जाते हैं। कमरा खोलते ही कमरे के अंदर से कुछ चमगादड़ उड़कर कमरे से बाहर निकल आते हैं। कमरे में बहुत अंधेरा होता है। तभी सचिन मोबाइल की लाइट ऑन करता है। तब कमरे में थोड़ी रोशनी आ जाती है। निशा कमरे की साफ सफाई करने में लग जाती है और सचिन गाड़ी से सामान निकालने चला जाता है और दुर्गाचरण भी अपने कमरे में चला जाता है। कमरा साफ करके निशा खाना बनाने लगती है। सचिन और निशा खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक निशा जाग जाती है। उस कमरे में निशा को घुटन महसूस होने लगी थी। निशा ने मोबाइल ऑन करके टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। तभी रात की खामोशी को चीरते हुए नीचे शायद ताऊजी कोई मंत्र पाठ कर रहे थे। निशा उठकर कमरे में ही खिड़की के पास आ जाती है और खिड़की खोल देती है। अंधेरी रात थी, लेकिन चांद की रोशनी में बाहर का नजारा रहस्यमय दिख रहा था। खिड़की खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका निशा के चेहरे पे लगती है। वहां ढेरों पेड़ पौधे थे जिनको निशा नहीं पहचानती थी। उनमें से एक पेड़ बहुत आकर्षक दिख रहा था। बड़े ही ध्यान से निशा उस पेड़ को देख रही थी। तभी निशा को ऐसा लगा उस पेड़ के ठीक सामने एक औरत खड़ी है। ध्यान से देखने पर निशा को ऐसा लगा जैसे वो औरत उसको बुला रही है। फ्रेंड्स, आगे सचिन और निशा के जिंदगी में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये कहानी पाताल देवता पार्ट 2 ओनली ऑन हॉरर किस्से। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।